नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सेकंड चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज होगा। इसके अलावा सीबीटी 1 एलपी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में आपको इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावे आपका ट्रेड पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपने इलेक्ट्रिशियन लिया होगा या आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है। आपको इन सभी ट्रेड में एक चैप्टर पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का 80% सिलेबस कवर करती है। और अगर इस चैप्टर पे यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जो आपके सीबीटी 2 में पार्ट ए में पूछे जाएंगे, अगर इस पे आपका अच्छा कमांड नहीं है तो याद रखिएगा ट्रेड भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर आप चीजों को रट रहे होंगे, और जब रट रहे होंगे तो फिर क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो 80% केवल जैसे पीएनपी का हो गया, एनपीएन हो गया, बीजेटी हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें केवल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत सारा डिटेल में जाकर के हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। बस यही 20% सिलेबस आप खुद से करेंगे। केवल एक चैप्टर की मैंने बात की है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ट्रेड में पढ़ना होगा। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। दूसरा, आपको वर्क एनर्जी पावर बहुत तरीके से 5.5 घंटे की वीडियो लेक्चर है अपलोडेड, मैराथन क्लास जाके देख लिए, बहुत आनंद मिलेगा। और अब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ हमने पार्ट 1 में खत्म किया, एक बार फटाफट, क्योंकि मैंने कहा है कि हर चीज़ आपको एक जगह कलेक्ट करके मिल जाएगी भाई। देखिए, कल हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं फटाफट आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि पदार्थ कहते किसको है, तो जिसका अपना कुछ मास या वेट होगा, दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स, सबसे जो पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। और इसी कण को क्या नाम दिया गया है, एटम का नाम दिया गया। फिर एटम में मैंने क्या बताया, क्या होता है, आपका एक नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन कहां पे, ऑर्बिट पे चक्कर काट रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, एक फोर्स होगा केंद्रीय बल। और बाकी आउटर मोस्ट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर से जब कोई भी एनर्जी, थर्मल एनर्जी या हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी मिलती है, तो यही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, जिसे हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मिलियंस में जब कोई एटम है, तो उस एटम में क्या है भाई, कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में क्या मिलियंस ऑफ एटम है, और मिलियंस ऑफ एटम में एक एक अगर इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाते हैं तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और ये सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करने लगेगी भाई, मूव करने लगेगी, तब क्या उत्पन्न होती है, करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझा हमने, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का मैंने अभी बताया। और फिर इसके साथ हमने ये बताया कि जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होगी उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर, यानी कि आपका हो गया चालक, यानी कि गुड कंडक्टर। क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है भाई, बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जितने भी मेटल्स हो गए, आपकी बॉडी, ह्यूमंस बॉडी हो गए, ये सारी चीजें हमने एग्जाम्पल में देखा। यानी इंसुलेटर यानी कुचालक, कुचालक कहने का मतलब जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वहां तो करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी। क्योंकि करंट कब उत्पन्न होगी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गया, है ना, वुड जो आप देख रहे हैं, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, उसे इलेक्ट्रॉन इसलिए पास नहीं कर पाती क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होती है। सेमी कंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए करंट भी क्या है यहाँ पे कम फ्लो करती है। तो अब इसको हमने बहुत डिटेल में समझा है, मैं फटाफट चीजों को समाप्त किया हूं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो फर्मी मीटर है, याद करिए, जो न्यूक्लियस जो नाभिक है उसके साइज को हम किस में मेजर करते हैं, फर्मी मीटर में। तो एक फर्मी मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻50 मीटर। और इस नाभिक के अंदर एक फोर्स काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, याद करिएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर ब्रह्मांड का पूछ लिया जाए तो क्या है, आपका न्यूक्लियर फोर्स है। दूसरी प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी भाई, बहुत ही शॉर्ट रेंज में ये फोर्स काम करती है। वेरी गुड सर। तीसरी प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताई थी
कि ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। ये क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। हिंदी इंग्लिश में मैंने सारा चीज बताया है मेरे भाई। यानी कि ये आवेश से क्या होती है, स्वतंत्र। यानी कि कोई भी आवेश हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो या फिर उदासीन या न्यूट्रल ही हो, उस पर भी ये फोर्स काम करता है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स काम करती है। और इसका नेचर कैसा है, तो भाई अट्रैक्टिव फोर्स हो ये, ठीक है ना, यानी आकर्षित बल है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया था। ये कहाँ काम करता है, नाभिक के, यानी कि जहां भी छोटा सा रेंज होगा वहीं पे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये काम करेगा। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और यही फोर्स जो है प्रोटॉन को बांध करके रखता है। देखिए आपके मन में जो एक स्टूडेंट्स का सवाल है, इसलिए मैं ये चीज को बता रहा हूँ, रेडिएशन जो बोल रहे थे आप, ठीक है ना, कि सर जो रेडिएशन होता है, हालांकि ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि ये कोई एक एटम है भाई, तो एटम के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस नाभिक को मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन उपस्थित होंगे, ठीक है, मिलियंस में, बिलियंस में, ठीक है, इस प्रकार से प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे, जिसपे क्या है भाई, जीरो चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो अब इसको क्या होना चाहिए, नाभिक से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या काम कर रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्स इसको बांध करके रखती है। लेकिन रेडिएशन का जो केस होता है, यानी कि आप सुनते हैं ना कि कुछ चीज रेडिएट कर गया, रेडिएशन देखने को मिला वहां पे, तो वहां होता क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपको पढ़ाया था मैंने कि पीरियोडिक टेबल में जब लेड के बाद में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो उसकी जो नाभिक जो है, ठीक है, यानी कि जो उसकी न्यूक्लियस है ना, वो काफी ज्यादा भारी हो जाती है। भारी होने का मतलब क्या है, वहां पे प्रोटॉन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मैंने बताया है 1.673 10⁻⁻27 kg होती है। तो इतनी अधिक भारी हो जाती है, जिसके कारण इसका जो शेप, आकार क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज में काम करती है, जिसके कारण ये प्रोटॉन क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, और इसी के कारण होती है रेडिएशन। बाकी इसमें बहुत डेप्थ में जाएंगे तब आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, या आपको मैंने साइंस एंड टेक में पढ़ाया है, वो जीपीएससी का पार्ट हो जाता है। खैर उस पर अभी हम आएंगे नहीं, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपका डाउट आया था तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई, ठीक है सर। इसके बाद अब एटम की भी आकृति होती है, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं किसमें भाई, एंगस्ट्रम में, ठीक है। यानी एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम में क्या होता है भाई, 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये सब बहुत बेसिक सा सवाल है। तो जे थॉमसन हो गया, मास कितना होता है 9.1 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और नेचर, प्रकृति कैसी है, नेगेटिव है। नेक्स्ट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज की बात आ जाएगी तो भाई क्या बोलेंगे, मैंने बताया था रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और मास 1.673 10⁻⁻27 kg। और अगर चार्ज पूछ लिया जाए तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे, कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन नेचर पॉजिटिव होती है। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात हो जाए तो चैडविक साहब ने खोज किया था, और मास कितना है 1.675 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये सीक्वेंस भी बताया था, सबसे अधिक मास पूछ लिया जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में किसका है भाई, तो प्रोटॉन का सबसे कम, यानी हैवीएस्ट तो प्रोटॉन, और सबसे लाइटेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, तीनों में। चलिए आगे बढ़े। अब मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बताया था, तो एक एग्जांपल आपसे बार बार पूछा जाता है, नॉर्मल वाटर क्या है आपका, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, या इंसुलेटर है। तो नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर में कंफ्यूजन क्लियर रखना है आपको, कि नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर दोनों आपका कंडक्टर नहीं है। हल सभी लोग सोचते हैं कि कंडक्टर है, करंट, वाटर देखते ही क्या करते हैं, कंडक्टर में यानी कि करंट पास होगी, तो ऐसा नहीं। नॉर्मल वाटर में क्या है, ये आसानी से क्या होता है भाई, आयंस में टूट जाते हैं, H+OH-। प्लस कहने का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि करंट आ जाएगा, तो इससे करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी ये जो प्योर वाटर है, ये क्या है आपका, वाटर जो है आयंस में ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं, आयंस में ब्रेक नहीं होता है, जिस कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाती, इसलिए ये क्या हो आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है। आप बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर जो डालते हैं ना, वो प्योर वाटर होता है, वो आयंस के फॉर्म में नहीं टूटते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने टाइम्स है भाई, 1840 गुना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये सबसे हैवीएस्ट हो गया और सबसे लाइट, कितना हैवी है भाई, 1840 गुना, ठीक है।
चलिए यहाँ तक ये सारी चीजें हमने कल तक हमने पढ़ा है, उसको मैंने रिवाइज करा दिया है। जो फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब एक चीज तो ये कि देखिए आपको लिखना अगर नहीं है तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन में अपलोडेड आप जा करके कर सकते हैं। और आज एक चीज और मैं बता दूं भाई, जो लोग बैच में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ेंगे भी, तो एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम फोकस स्टडी विद अभी मेरी ही एप्लीकेशन है, मैं ही सारा क्लास लूंगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी। कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी इस तरह की क्लासेस यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहेगी भाई। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कोई क्लास आएगा जिसपे कोई दम नहीं होगा, बहुत शानदार दम होगा, बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी, जिस प्रकार से वर्क एनर्जी पावर में तो मैंने कुछ चीजें नहीं बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी में सोचा मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा आपको। तो देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी आपको खुद फील होगा कि आप जो पढ़े पहले कहीं से भी, चाहे रेल राजा से भी अगर आपने पढ़ा, मैं देखिए किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत खराब है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो पढ़ के आए ना उसके अलावा बहुत कुछ आपको और एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरे अलावा और कोई अच्छा इससे पढ़ाई नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ा सकता, लेकिन आपने जहां अभी तक पढ़ा है ना उससे बेस्ट आपको मिलेगा, ये मेरा दावा, क्योंकि 100% मैं दूंगा। चलिए आगे, अब आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, चार्ज और आवेश को अब हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने किया था और नोट्स तो आपका अपलोडेड ही है, देखिए सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ। तो खैर चलिए अब हम लोग बात करते हैं चार्ज और आवेश को समझते हैं। तो चार्ज को पहले अगर समझना है तो उससे पहले इसका डेफिनेशन पे अगर हम बात कर ले तो आवेश क्या है। तो आवेश जो है एक प्रॉपर्टी है, यानी क्या है, एक गुण है। क्या है, एक प्रॉपर्टी है। क्या है सर, एक ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एटम ही हम लोग ले लेते हैं, अगर इस एटम को अगर हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब ऐसे समझिए आप अपने मतलब एकदम ठेठ भाषा में देसी तरीके से पढ़िए, आपके हाथ में कंघी होगा, ठीक है, आपके हाथ में इस प्रकार से कंघी है भाई, जिसे आप कॉम्ब यानी इंग्लिश में कहते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, हाथों में लगड़िए, ठीक है। इसको आप जैसे ही लगड़ेंगे, अभी इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर जैसे ही आप इसको आप हाथों से लगड़ेंगे ना, तो ये आप देखेंगे गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद इसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है भाई मेरा भाई, समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसके आने के कारण अब आप क्या करते हैं, एक कागज लेते हैं, ठीक है, और इस कागज को आप इसके करीब लेकर के जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये कागज को ये अपनी और क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्शन होते हुए देखने को मिलता है, यानी ये क्या कर रही है, अपनी ओर खींच ले रही है, यानी कि कोई ना कोई एक फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है भाई। या फिर अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट हम ऐसा लिए हैं जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये इसके पास हम ले जाएंगे तो ये क्या करेगी, इसको रिपल्सन करेगी, धक्का देगी, दूर फेंकेगी। यानी यहां पर भी एक फोर्स काम क्या कहा है, एक फोर्स है अट्रैक्शन फोर्स और एक फोर्स है रिपल्सन फोर्स। मतलब यहां से ये समझ में आ रहा कि चार्ज जो है, यानी आपने जब बॉडी को चार्ज कर दिया है ना, तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बॉडी चार्ज हो गई, तो ये अब कोई ना कोई कहने का मतलब या तो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, या फिर रिपल्सन फोर्स क्या करती है भाई, एग्जैक्ट करती है। यानी कि जो आवेश है एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर वो चार्ज है, जैसे कि कागज चार्ज नहीं था उसके ऊपर भी फोर्स लगाई है, क्या कि उसको अपनी ओर खींच लिया, और अगर चार्ज भी कर दिया है आपने उसको तो उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स, अगर सेम अगर चार्ज है और अगर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट कर ली, और उदासीन है तो भी उसको अट्रैक्ट कर ली, है ना। तो अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ये कैसे हो रहा है, चार्ज के कारण। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, समझिए भाई, एक प्रॉपर्टी, एक गुण है जो किसी दूसरे वस्तु पे क्या करती है, फोर्स लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं भी आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, इसीलिए मैं एकदम डेप्थ में जाकर के चीजों को एकदम प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज क्या है, एक गुण है जो क्या करती है, मैं लिख दे रहा हूं, जो किसी दूसरी वस्तु पर, जो किसी दूसरी वस्तु पर क्या करती है भाई, बल लगाती है, ठीक है। अब एक चीज को समझना है यहाँ पे,
अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जो बल लगाएगी वो बल दो प्रकार की होगी, ठीक है। एक कैसा होगा, आकर्षित बल, यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। और एक होगा आपका क्या भाई, प्रतिकर्षित, यानी कि रिपल्सन फोर्स, ठीक है, प्रतिकर्षित बल, ठीक है। हिंदी में प्रतिकर्षित बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सन फोर्स यहां पे काम करेगा, समझ में आया। यानी इंग्लिश वाले भाई समझ में आना है कि चार्ज क्या है। चार्ज एक प्रकार की क्या है, प्रॉपर्टीज है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर मटेरियल्स। क्लियर। चलिए भाई अब आगे बढ़े, एक एग्जांपल के साथ मैं जैसे आपको समझाना चाहूं तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। यानी अब ये बॉडी पहले, अब मुझे ये बताइए, अभी ये बॉडी क्या थी भाई, चार्ज नहीं थी, अब पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कि अब ये क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई है। यानी क्या हो गई, अब ये आवेशित हो गई है। कल मैंने आपको बताया था अगर सेम चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, रिपल्सन काम करेगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये तो आपको पता है बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक मैं ऑब्जेक्ट लाया हूं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, समझिएगा ध्यान से। तो अब ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा सर, यहाँ पे आकर्षित बल काम करेगा, यानी अट्रैक्शन बल, यानी कि यहाँ पे काम करेगा आकर्षित फोर्स, ठीक है ना भाई। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन देख पा रहे होंगे क्या शानदार है। और उसके बाद अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट लाया हूं जिस पर मैंने चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब इस बार मैंने क्या किया भाई, इस बार मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो यहां पे अब क्या काम करेगा, रिपल्सन फोर्स। यहां पे क्या काम करेगा, रिपल्सन फोर्स, यानी कि यहां पर प्रतिकर्षित, यानी यहां पे धक्का दे रहा होगा। तो ये किस कारण आ रहा है, ये किस कारण हो रहा है, तो ये बॉडी चार्ज है इसीलिए, ठीक है। तो चार्ज क्या है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जो किसी दूसरे वस्तु पे क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब दो प्रकार की फोर्स लगाएगी, या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी या उसको क्या करेगी, रिपल्सिव करेगी। अब यहां पे एक सवाल आता है, मैंने इस जो अभी सवाल आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए मैं ये पूछने वाला हूं, इसका मैंने जवाब आपको दे दिया भाई, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ फिगर बना करके। मुझे देखना है कि आपने कितने अच्छे से इसको समझा है। जो आप सोचते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए और मैं उसको रट जाऊंगा, क्वेश्चन बना लूंगा, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, आप रट लीजिए, किसी का नोट्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि आवेश का मूल पहचान, पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। आवेश का मूल पहचान है, यानी इंग्लिश वाले भाई, द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चार्ज, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। बताइए क्या है भाई, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चार्ज क्या है। ऑप्शन ए अट्रैक्शन, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे आकर्षण। ऑप्शन बी रिपल्सन, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइएगा, बहुत शानदार सवाल है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसका सही उत्तर कहते हैं अट्रैक्शन, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसे नन ऑफ द अबव यानी कि बना करके ही नहीं आ पाते। अब पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है ये भाई। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आवेश का मूल पहचान है, यानी कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ चार्ज। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी है, ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये बॉडी आवेशित है या नहीं, यानी कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। अट्रैक्शन अगर ये कर रहा है, अगर ये बॉडी, ठीक है, यानी कि आकर्षित कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट को, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल्सन कर रहा है, या दोनों, अट्रैक्शन कर रहा, रिपल्सन कर रहा, ये दोनों आइडेंटिटी से आप पता चले करेंगे कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब अगर दोनों एक दूसरे के आसपास करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा,
क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित बल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बॉडी है ये बॉडी चार्ज है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर, ये नहीं समझे। मतलब कि अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 1 है ये और ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, दोनों बॉडी क्या है, चार्ज है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्ज होने के कारण एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चार्ज यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है भाई, चार्ज है। क्यों, अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉम्ब लिया है यानी कि कंघी लिया भाई। अब इसको मैंने क्या किया, घर्षण विधि के द्वारा लगड़ने के कारण इसके ऊपर हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया है। ठीक है, अब इसी को आप एक कागज के पास ले जाते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, नो चार्ज। कागज में क्या कोई चार्ज है नहीं, इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब यहां से समझ में आप बताइए, क्या ये बॉडी चार्ज है, ये तो बॉडी चार्ज नहीं है। यानी कि अट्रैक्शन जहां भी हो रहा है या फिर अट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चार्ज है कि नहीं। क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन हो रहा था, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है, लेकिन यहां पर भी अट्रैक्शन हो रहा है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट यानी ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये चार्ज है ही नहीं। अब जैसे कि यहां पर एक चुंबक है, ये मान के चलिए। ठीक है, अब ये चुंबक क्या है भाई, चार्ज्ड बॉडी है। लेकिन अब यहां पर मैंने एक लोहे का कील ले लिया है जो क्या है भाई, नो चार्ज, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके बावजूद आप इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन देखेंगे। यानी कि अट्रैक्शन जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि इस प्रॉपर्टी से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या कोई कील में कोई चार्ज था, बताइए तो। इस कील में कोई चार्ज है नहीं है, जीरो चार्ज है। यहाँ पे कागज में भी क्या है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब देखिएगा, यहाँ पे एक चुंबक रखा मैंने और यहाँ पर भी मैंने एक चुंबक रख दिया। ठीक, अब मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और एक चुंबक और मैंने ले आया, जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। चलिए, यहाँ पे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसके पास ले जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये अट्रैक्शन होगा, इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देख लिए अट्रैक्शन यहाँ पर भी हो रहा था जब कोई बॉडी चार्ज नहीं था, तब भी। यहाँ पर भी आपको मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि इस कील में भी अट्रैक्शन हो रहा था, कील को अट्रैक्ट कर ले रहा था ये चुंबक, जबकि इसमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉडी भी क्या है आपका, चार्ज है, और ये बॉडी भी क्या है आपका, चार्ज है। और यहाँ पर जब आप साउथ पोल दोनों आपस में टकराए तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, रिपल्सन मिल रहा है। और रिपल्सन तभी होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है। यानी कि रिपल्सन उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है कि आपका बॉडी चार्ज है या नहीं। तो किस विधि से आप डिसाइड करेंगे कि बॉडी चार्ज है कि नहीं, रिपल्सन तब तक नहीं होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहां पर कोई अगर नेगेटिव चार्ज है भाई, तो यहां पे तो अट्रैक्शन हो गया, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स से डिसाइड नहीं कर सकते बॉडी चार्ज नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर एक न्यूट्रल यानी कि जीरो चार्ज है इसके ऊपर, जो मैंने कागज बताया था। यहां पर भी क्या देखने को मिल गया, अट्रैक्शन। लेकिन अब मैं एक और ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है, ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। और ये रिपल्सन तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि रिपल्सन तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है। अट्रैक्शन आपका चार्ज बॉडी में भी देखने को मिल सकता है और विदाउट चार्ज बॉडी में भी, यानी कि आवेशित और कोई बॉडी ऑब्जेक्ट आवेशित नहीं है उसमें भी अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि आवेश का मूल पहचान, यानी कि कोई दो बॉडी ये चार्ज है या नहीं, इसका पहचान कैसे होगा, जब तक उसके बीच में क्या नहीं हो, रिपल्सन नहीं हो। अट्रैक्शन फोर्स से आप डिसाइड नहीं कर सकते। समझ में आया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसे हटा लिया जाए भाई, स्पेस बनाया जाए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराने हैं। पहले तो अभी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई। चलिए, अच्छा एक चीज और समझिए, जैसे कि यहां पर मैं आपको बना रहा था बार बार कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, उसी प्रकार मैंने आपको बताया था जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये आपका नेगेटिव नेचर की होगी और ये आपका पॉजिटिव नेचर की होगी।
तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा भाई, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन होने का मतलब अब कितना प्रोटॉन, अभी उसको हटा दीजिए, यानी कि ये अभी मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव नेचर का। तो यहां मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब धन आवेशित, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे धनावेशित, ठीक है, धनावेशित या फिर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ गया, तो समझिए। और इसी प्रकार मैंने एक ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कर लिया, नेगेटिव चार्ज कर लिया, तो अब इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, हमें ये बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस है, केमिस्ट्री का ये पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, आप जब पॉजिटिव होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में आपका पॉजिटिव मतलब ऐसा समझिए कि प्रॉफिट हो रहा, ठीक है, और नेगेटिव में यानी कि आप लॉस में है। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तभी आप दूसरे को क्या करेंगे भाई, पैसा देंगे। अगर आप दूसरा को पैसा दे रहे हैं तो आपके पैसे में क्या आएगी भाई, कमी आएगी। यानी कि आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है भाई, दे रहा है, ठीक है, दे रहा है, यानी क्या कर रहा है भाई, ये लॉस कर रहा है। ये क्या दे रहा है भाई, ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, प्रोटॉन को बता रहा है, यानी कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी इतना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, ये दे रहा है। ये अब एक बात बतलाइए, इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों कहा भाई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना भाई 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, बस केवल नेचर अपोजिट होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, तो आप पैसा दे रहे हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जा रहा है, पैसा आपके अकाउंट से बाहर जा रहा है, तो पैसे में कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, मैंने बताया था 9.1 × 10⁻31 kg। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल में समझिए कि ये बॉडी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने इसमें यह पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। पॉजिटिव मतलब पैसा अधिक, पैसा अधिक यानी कि आप पैसा को लॉस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो पैसा में कमी, इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इलेक्ट्रॉन में कमी। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। मान के चलिए कि 4 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन आपने दे, एक मिनट भाई, 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपने दे दिया, देखिएगा समझिए, एकदम प्रैक्टिकली समझा दे रहा हूं। 4 इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन दिया, 4 पॉजिटिव चार्ज, तो अब बचा कितना इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मास भी तो घट गया, कितना होगा मास, 6 × 9.1 10⁻31 kg, और कितना घट गया होगा, 4 × 9.1 10⁻31 kg में क्या आ गया, इतना हो गया होगा, कमी आ गया होगा, समझ में आया। तो पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि कोई भी वस्तु अगर धन आवेशित है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा भाई, घटेगा। चलिए अब नेगेटिव चार्ज की बारी है, यानी नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। कैसे, तो देखिए नेगेटिव कहने का मतलब कि आप बिल्कुल लॉस में है, ठीक है, लॉस में है, यानी कि आप क्या करेंगे, अब लोन ले रहे हैं, और अगर आप लोन ले रहे हैं, पैसा आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, पहले 10 था, 2 और ले लिया, तो कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया, 9.1 10⁻31 kg, लेकिन अब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 12 × 9.1 10⁻31 kg हो गया, यानी मास क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है, आपने लोन लिया तो अकाउंट में पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया यानी क्या हो गया भाई, मास इंक्रीज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया है। तो भाई यहां पे समझ में आ गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऋण आवेशित हो, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज हो, तो मास क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, ठीक है, मास क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां बताना चाह रहा था, ठीक है, यहां पे समझ में आया। तो यहां पे अब आपने क्या क्या समझ लिया है, इसको मैं यहां से हटाता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी क्लास का जो बचा हुआ जो एग्जाम में आपका पूछता है, खास करके रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में, वहां अभी मैं आऊंगा। पहले मैं एक एक चीज आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब यहाँ पे मैं अब आपका लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं पॉइंट दे करके लिख सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धन आवेशित है, ठीक है,
मैं लिख दे रहा हूं कि कोई पदार्थ, ठीक है, अगर धन आवेशित है यानी कि कोई भी मैटर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या होगा भाई, मास क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा भाई, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा ये आपको समझ में आ रहा है। धन आवेशित मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहां पर लॉस होगा, ठीक है, इसी कारण। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हो, अगर कोई पदार्थ ऋण आवेशित होगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो इस केस में क्या आएगा बताइए हमें, इस केस में क्या आएगा भाई, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी द्रव्यमान क्या होगा भाई, बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा भाई, बढ़ेगा, क्योंकि ऋण आवेशित मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहा है, यानी आप लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है अकाउंट में, तो पैसा बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसीलिए। अब आपका क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कोई भी पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया ये, कि कोई पदार्थ आवेशित है, यानी कि क्वेश्चन बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, ठीक है, तो अब बताइए मास पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मास इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या नन ऑफ द अबव, बताइए भाई मेरे। देखिए आपको बोला क्या है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है, आवेशित है। आवेशित कहने का मतलब या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई तो चार्ज है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो मास क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो आपके पास पैसा अधिक है, पैसा दे रहे तो अकाउंट से पैसे की कमी, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे तो इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी मास घटेगा। और माइनस मतलब आप लॉस में है तो लोन ले रहे हैं, और अगर लोन ले रहे तो अकाउंट में पैसा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मास है, तो मास से क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स अगर यहां आवेशित शब्द लिखा गया है यानी ऑब्जेक्ट चार्ज है, तो मास क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूं मास इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, मास इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, डिपेंड करेगा भाई अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाइएगा कि हमने तो पढ़ा सर धन आवेशित है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रॉफिट है, तो हम पैसा दूसरे को दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो हमारे पैसे में कमी आ रही है, उसे यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एटम से, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो मास में कमी आ रही है, तो मास डिक्रीज होगा। हमने ये पढ़ा सर। आपने ये बताया था ऋण आवेशित होती है यानी कि नेगेटिव चार्ज है ऋण में, यानी कि ऋण हम ले रहे हैं, ऐसे भी समझिए, और ऋण ले रहे हैं यानी पैसा आ रहा है तो अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो भाई पैसा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी अधिक हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी और अधिक हो रही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, तो मास इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है भाई, आवेशित है, चार्ज है। मुझे नहीं पता एग्जामिनर को कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। अब बताइए मास क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और अब डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। चलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, ठीक है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन का गेन और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस। अच्छा इतना आपको मैंने समझाया, एक एकदम बेसिक सा मैं क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, एकदम बेसिक सा, जो अब आपको बनाने में बहुत मजा भी आएगा। अगर ये क्वेश्चन को अगर आप बना रहे हैं इट मीन मैं समझूंगा कि आपने कंसेप्ट को समझा, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई पदार्थ है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ मैंने लिया है, ठीक, और उस पदार्थ को मैंने धन यानी कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया भाई, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्लियर। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और ये क्या कर रहा है, जो इसके पास दूसरा जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये है आपका ऑब्जेक्ट 2। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट 2 पे, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आपको क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट 2 पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 2 पे कौन सा चार्ज होगा, ठीक है,
कौन सा चार्ज होगा बताइएगा भाई। क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या भाई न्यूट्रल होगा, या फिर एक से अधिक उत्तर सही होगा बताइएगा। एक से अधिक उत्तर सही होगा बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने दिया है जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसको एक दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने रखा मैंने, और उसको वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा। तो मुझे ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर कोई भी चार्ज नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक उत्तर सही होगा बताइए। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा भाई? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा, तो जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई। अच्छा, पहले तो आपको मन में यही डाउट आएगा, अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी जाके अट्रैक्शन होगा। तुरंत फट से टिक करके आ जाइएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करके आएंगे, लेकिन गलत है, क्योंकि ये आपने सोचा तो बिल्कुल सही है, लेकिन आगे आपने एक और स्टेप नहीं बढ़ाया सोचने के लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कॉम जो कंघी था, इसको मैंने फ्रिक्शन के साथ इसको मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, और एक न्यूट्रल कागज है ये आपका, न्यूट्रल कागज है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके बावजूद भी यहां पे आप क्या करते हैं, देखते हैं ये इसको अट्रैक्ट कर ले रही है। ये पॉजिटिव चार्ज का जो बॉडी है इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और वहीं पे क्वेश्चन भी दिया गया, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो बताइए ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, या फिर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसलिए एक से अधिक उत्तर सही है, ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए, होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और क्लास को देख लीजिए। अब इससे बेसिक में जाकर और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर आपको और क्या ही कराया जाए। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत खास करके पहले के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते थे स्टेप पैटर्न पे, और अभी भी आपको देखने को मिलेगा। जब तक हम लोगों ने पेपर दिया था 2019 में, जो मेरा प्री मेंस साइको भी क्वालिफाई हुआ था, उस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान के चलिए मैं ले लिया हूँ साबुन का कोई बुलबुला, ठीक है, साबुन का बुलबुला, ठीक है, साबुन का कोई एक बुलबुला है, ठीक है, उसको हम या तो पॉजिटिवली चार्ज यानी कि धन आवेशित, या ऋण आवेशित मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिए, तो उसका रेडियस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए। रेडियस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए। यानी कि ये कोई साबुन का बुलबुला है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, या फिर साबुन के बुलबुले के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो बताइए क्या भाई। देखिए, पॉजिटिव चार्ज दीजिए तो भाई, या फिर नेगेटिव चार्ज दीजिए, क्योंकि यहाँ बोला गया पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेशित या धन आवेशित। तो भाई पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण क्या होगा, इसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। कोई भी आवेश दीजिए, पॉजिटिव चार्ज दीजिए या फिर नेगेटिव चार्ज दीजिए। समझ में आया कि नहीं पहले? अब यहाँ पर मैंने साबुन का बुलबुला दे दिया है ना, एग्जामिनेशन में बलून दे देगा, गुब्बारा दे देगा, गुब्बारे को पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया भाई, तो कुछ भी हो सकता है, कोई रेडियस सर्कल दे देगा आपको, ठीक है, कोई सर्कल दे देगा, चतुर्भुज दे देगा, रेक्टेंगुलर दे देगा, बोलेगा पॉजिटिव चार्ज दिया गया, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज धन आवेशित कर दिया गया या ऋण आवेशित कर दिया गया, तो इसके रेडियस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो भाई सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्सन होगा तो रेडियस इंक्रीज, ऋण आवेशित यानी नेगेटिव चार्ज दे दिया है तो भी भाई यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा ऑलवेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइएगा। अब देखिए चार्ज के बारे में कुछ और मैं बता दूं। देखिए चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलाम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज, ठीक है। ये आगे आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में सीजीएस यूनिट भी पूछा जा सकता है, बहुत कम स्टूडेंट्स को याद रहता है। स्टेट कूलाम बोल सकते हैं या फ्रैंकलिन भी, मैं लिख दे रहा हूं स्टेट कूलाम, या एग्जाम में आपको फ्रैंकलिन भी देखने को मिल सकता है, हिंदी में भी वही लिखेंगे फ्रैंकलिन ही, ठीक है। अच्छा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये क्या है आपकी एक अदिश राशि है, यानी कि ये क्या है भाई, डायरेक्शन इसके पास नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं पहले हमें ये बताइएगा, इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए, क्योंकि आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी अभी आप लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। हमने आपको बताया
कि जो चार्ज है क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है जो किसी दूसरे वस्तु पे क्या करती है भाई, दूसरे वस्तु पे क्या करती है सर, एक फोर्स लगाती है। अब ये फोर्स दो प्रकार की हो सकती है, एक आकर्षित बल और एक प्रतिकर्षी यानी रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, हमने अब आपको ये आगे बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, ठीक है, या फिर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिया था कि कोई बॉडी मतलब आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी, कि आकर्षण करके या फिर रिपल्सन करके। तो मैंने बताया था एग्जांपल देके कि जब कंघी का ही याद रखेगा हमेशा, और एक कागज में जब आप वहां पे जब करीब लेके जाते कंघी को रब करके यानी उसको घर्षण विधि से चार्ज करके, तो उस कागज को भी क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। और उस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उसमें भी अट्रैक्शन मिल जाएगा। तो अब देखिए वो कागज तो चार्ज नहीं था, तो भाई इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से तो हम यानी इस अट्रैक्शन फोर्स से तो हम ये नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। लेकिन हाँ, अब चुंबक वाली मैंने एग्जांपल दिया कि दो चुंबक अगर साउथ पोल या नॉर्थ पोल के पास ले जाते तो वहां रिपल्सन होगा। तो दो ऑब्जेक्ट आवेशित है, दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट आर चार्ज इफ इन बिटवीन, यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फोर्स काम करना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स। यानी रिपल्सन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई बॉडी अब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो भाई मास क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वहां लॉस होता है। नेगेटिव चार्ज है तो भाई वहां इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी मास इंक्रीज होगा। और आवेशित अगर लिख दिया जाए ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो अभी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। साबुन का बुलबुला ये सब आपका कूलाम होता है, स्ट्रेट कूलाम, फ्रैंकलिन हो गया, और स्केलर आपका एक क्वांटिटी होता है यानी कि एक अदिश राशि होती है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो चार्ज के बारे में बचा हुआ है, इसके बाद आपका चार्ज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए भाई देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आप पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिएगा कि ये Q क्या बता रहा है भाई, चार्ज को बता रहा है। E क्या बता रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। ठीक है, और N क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, कोई भी बॉडी चार्ज है यानी कि कोई भी बॉडी आवेशित है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो वो कितना चार्ज होगा डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कितना संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मतलब ऐसे समझिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, चार्ज्ड है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये चार्ज्ड है। ठीक है, अब ये चार्ज है इसका मतलब क्या, चार्ज है इसका मतलब जैसे आप लिख देते हैं 5 कूलाम है चार्ज। ठीक है, या आप लिख देते हैं 10 कूलाम चार्ज है इसके ऊपर। मैंने लिख दिया कि इसके ऊपर जो है 5 कूलाम चार्ज है। तो 5 कूलाम चार्ज कहने का मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि यहाँ फॉर्मूला में आ जाए, इसका मतलब क्या कि इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यानी कि 5 कूलाम अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो इसके अंदर कितने उपस्थित है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए, एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10 to -19 कूलाम। ठीक है, कितना होता है, कूलाम। कूलाम क्या है भाई, चार्ज की SI यूनिट, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 to -19 कूलाम। देखिए Q इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मान के चलिए कि अगर कोई एक बैग है मेरे पास, ठीक है, ये, और इस बैग को मैंने क्या कर दिया है, चार्ज्ड कर दिया। ठीक है, मैंने बैग को क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया है। और मैंने आवेशित करके आपको वैल्यू भी बता दिया है कि इसके ऊपर जो आवेश है वो है 10 कूलाम आवेश। ठीक है, अगर इसके ऊपर 10 कूलाम आवेश है तो मुझे बताइए, अगर अब एक चीज को समझ में आ रहा है ना, आवेशित करने का मतलब क्या, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वही मैं बताना चाह रहा हूँ हमेशा ही कि आवेशित मतलब आवेश, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज है इसका मतलब कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मैंने अभी बताया कि ये बैग क्या है आपका, आवेशित है, और कितना आवेशित है, 10 कूलाम चार्ज है। इसका मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो यहां से नहीं निकलेगा। यहाँ कितना आवेशित है, 10 कूलाम है भाई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N की वैल्यू निकालनी है।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कुलाम। कुलाम से ये कुलाम कट गया, एन की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ से 10 अपन 1.6 10 टू द पावर -19। 10 टू -19 ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर माइनस यानी कि 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1.6। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर उपस्थित है। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 10 टू द पावर 20 है भाई, 1.6 को इसको हटा दीजिए तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 21 कर देते हैं, यानी कि 10 टू द पावर 21 अपन 16। ठीक है, इसको और अच्छे से कर लेते हैं, यानी हम इसको मैं 100 लिख दे हूँ, यानी कि 2 इधर घटा दिया, यानी कि 10 टू द पावर क्या हो गया 19 आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 16। अब 16 को इसको डिवाइड कर लिए क्या आ जाएगा भाई 16 छक 96। ठीक है, 16 छक 96, उसके बाद हो गया 4, 16 दूनी 32, यानी कि 6.2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन इतना है। इसका मतलब क्या समझ में आया? 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो सीधा 10 टू द पावर 18, यानी कि 6 टू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ पता है? 62 और 18 जीरो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इकाई दाई सगरा 10 10 लाख 10 लाख बिलियन खरबों में इतना इलेक्ट्रॉन क्या है इस बैग में उपस्थित है। समझ में आया? इस बैग में क्या है इतने, इस बैग में क्या है इतने 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तब जाकर के आप बोलते हैं कि ये कितना आवेशित है? 10 कूलम आवेशित है। समझ में आया? दूसरा बात, जो n की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी, यानी 1 वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, मतलब कि डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? यानी n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आएगी। चलिए ये हो गया। अब यहां तक समझ में आया। अब एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके डायरेक्ट आपको याद भी कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बट याद हम लोग करते नहीं है, कुछ भी चीज हम लोग समझते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे? क्वेश्चन बोला गया है इंग्लिश हिंदी वाले दोनों के लिए। सबसे इंग्लिश में लिख दूं पहले, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 कूलम चार्ज। इसका मतलब हिंदी में क्या बोला गया है कि कोई वस्तु जो है, ठीक है, कितना चार्ज है, कोई वस्तु पर कितना आवेश है? 1 कूलम का आवेश है। कोई वस्तु पर 1 कूलम का क्या है भाई? आवेश है। 1 कूलम का क्या है? आवेश है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था Q इक्वल्स टू एन ही होता है क्वांटाइजेशन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यही हो गया, यानी n का वैल्यू आपको निकालना। ठीक है ना, n का वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, समझा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन फॉर्मूला में नहीं जाना मुझे भाई, मुझे पहले इसको प्रैक्टिकली समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉन किसमें निकालना? 1 कूलम चार्ज में। मतलब कि कोई एक बैग में ले लिया हूं इस प्रकार फिर से, और इसको मैंने क्या किया है? चार्ज कर दिया है, यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया है? आवेशित कर दिया है। और आवेशित कितना किया है वो भी मैंने बता दिया है, 1 कूलम। तो भाई अगर ये चार्ज है ये बॉडी, तो इसके अंदर क्या उपस्थित होगा? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? Q इक्वल्स टू एन ई से हम निकाल लेंगे। 1 कूलम चार्ज बॉडी चार्ज है। अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। कूलम से ये कूलम कट गया, n की वैल्यू अब हम लोग निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा भाई? 1 अपन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको बस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ऊपर आ गया 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है ना भाई? अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर -19 में तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 10 टू द पावर 19 है तो ऊपर 10 है, तो ऊपर जाए 10 टू द पावर 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस वही 100 इधर ले लेते हैं, 10 टू द पावर 18 कर देते हैं, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 छक 96.40, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, यानी कि इसके अंदर कितने उपस्थित है? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज में, ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपको एकदम याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज
में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट याद भी रखते हैं, बहुत बार पूछा भी जाता है, इसीलिए तो यहाँ मैं नोट डाउन करा देता हूँ कि 1 कूलाम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बस अब ये डाटा अगर आपको याद है, अब आपको एग्जामिनर में क्वेश्चन दे देगा कि 5 कूलाम में कितना भाई इलेक्ट्रॉन, 5 कूलाम चार्ज बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ नहीं करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 6.25 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलेगा 100 कूलाम चार्ज है, ठीक है ना, बॉडी, कोई बॉडी चार्ज है, आवेशित है, कितना आवेशित है? 100 कूलाम। बताइए उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा? मतलब ये कि कोई, अब मुझे पता नहीं भाई, अब ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया है? चार्ज कर दिया है, यानी आवेशित कर दिया है, और आवेशित करके मैंने बता दिया कि इसके ऊपर कितना चार्ज है भाई? 1000 कूलाम है। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित, तो कुछ नहीं करना, मुझे पता है कि 1 कूलाम के अंदर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1000 कूलाम के अंदर कितना होगा भाई? 1000 गुना 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी ऐड कर देंगे 6.25 10⁻18 3 21 इलेक्ट्रॉन, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर उपस्थित है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब समझ में आया क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Q = NE, जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता दिया है, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। और एक चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्वेश्चन करिए, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, रिवर्स में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या मैं लिया हूँ इस बार, ध्यान से समझना है। अ ऑब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, अ ऑब्जेक्ट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अ ऑब्जेक्ट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, देन ठीक है, देन या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। और हिंदी में लिखूं कोई वस्तु, ठीक है, ठीक है, वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कुल आवेश कितना होगा बताइए? कुल आवेश कितना हो? बहुत आसान सवाल, कुल आवेश कितना होगा भाई? तो आवेश मुझे पूछ रहा है, अभी मैंने आपको बताया है आवेश का फॉर्मूला होता है Q = NE। भाई N कितना दिया है? 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया ना भाई, और इलेक्ट्रॉन हो गया ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी 8, सॉरी इसको उतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप लिख लीजिए। ये अब आपका काम है, ठीक है ना, 10⁻−19 कूलाम, ये आपको लिखना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसको फिगर से समझिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस बैग के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है भाई। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स क्या होगा? ये बॉडी चार्ज होगा, आवेशित होगा। अब ये कितना आवेशित होगा अगर 5 इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम चार्ज होता, 5 है तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आवेशित हो गया। उसी प्रकार अगर कोई एक बैग हो गया और इसके अंदर मान के चलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो भाई ये मतलब क्या हो गया? आवेशित होगा। 1 इलेक्ट्रॉन भी तो आवेश, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻−19 कूलाम। समझ में आ गया ये सारी चीजें? अब बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा बनाने में, कोई तकलीफ आएगी? अब एक शानदार सा एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करते हुए, इस क्वेश्चन को करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं करने पे फिर ये टॉपिक आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है, वैसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा भी आपका, ठीक है, तो उसको बनाते हैं। देखिए बोला गया है क्या कि मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये ऑलवेज कंटेंट में आपका ऐड ही होगा ये, ठीक है ना। मैं आपका क्वेश्चन यहाँ से ले लूँ अगर, तो शायद ये क्वेश्चन आपके नोट्स में मैंने लिया है कि नहीं भाई, पता नहीं, 1 मिनट समय, वो सारा चीज़ जितना मैंने बताया ना, देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, वो सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, तो इसको एकदम परेशान नहीं होना आपको इसमें पे। देखिए 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब मैंने आपको लिख रखा है। विद्युत धारा हो गया, तो चलिए उसको खोजने से अच्छा है कि मैं इतना में यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा ही दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बोला गया है कि कोई भी तार है, ठीक है ना,
कोई एक वायर है, ठीक है, और 1 मिनट में बोला गया क्या कि 1 मिनट में, यानी आपके पास समय है 1 मिनट का समय है, और इस 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है भाई, फ्लो कर रही है। तो हमें बताइए करंट कितना होगा, यानी धारा कितनी होगी भाई। अभी आप समझ में आ रहा ना, मैंने आपको क्या बताया विद्युत धारा के बारे में, यानी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कल ही बताया था। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या, यानी आई से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, आई क्या होता है भाई, करंट कुछ नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट क्या होना चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, या इस साइड लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट, या टॉप टू बॉटम, ठीक है, या फिर बॉटम टू टॉप। इस प्रकार से अगर इसका एक फिक्स डायरेक्शन में अगर ये मूवमेंट करने लगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, करंट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में बोला गया है आपको, बस यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे दिया। न्यूमेरिकल्स आ रहा मतलब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्क्स को सही लग करने के लिए। देखिए बोला गया कोई एक वायर है ये, ठीक है, और इस वायर में बोला गया कि 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, फ्लो कर रहा है 1 मिनट में। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, मतलब मतलब समझिए एक प्रकार से बिलियंस में, खरबों अरबों में संख्या में आपका क्या भाई, इतना इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में इस वायर से पास कर रही है, और एक फिक्स डायरेक्शन में पास कर रही है इसे। तो करंट आपसे पूछा है, तो करंट क्या वैल्यू बताइए, कैसे निकलेगा हमें बताइए। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे बनेगा, इसको बनाइए अच्छे से शानदार वे में। तो देखिए आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, Q = क्या होता है, Ne होता है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ इसलिए, और आगे आप पढ़ेंगे भी, या आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिसिटी। Q = क्या होता है आपका, IT होता है, यानी I मतलब करंट, T मतलब टाइम, Ne, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको एक जगह हम लोग रखेंगे भी, क्योंकि सारे फॉर्मूला एक जगह हम लोग करके रखेंगे, ठीक है। Q = क्या होता है आपका, IT होता है, और यहीं से हम लोग एक फॉर्मूला निकाल लेंगे Ne = IT का, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये आपका समझ में आया ना भाई कैसे हुआ। Q = क्या होता है, Ne होता है कि नहीं भाई, Q = IT, ये फॉर्मूला है। Q चार्ज इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, चार्ज इक्वल टू होता है एक तो Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया, और Q इक्वल टू होता है करंट और टाइम का प्रोडक्ट। तो यहां से देखिए आपको क्या निकालना, करंट निकालना, I = निकल सकता है Ne/T। N आपको दे दिया गया कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। टाइम मुझे बता दीजिए भाई कितना होगा, टाइम दिया 1 मिनट, तो सीजीएस यूनिट में 1 मिनट की जगह हम लोग क्या लेंगे भाई, 60 सेकंड लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मैं ये बताइएगा। बिल्कुल आ रहा सर। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व, बस इसको सॉल्व भी करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये एक जीरो है ना, ये जीरो अगर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये एक जीरो ऊपर चला गया है, तो 10⁻ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अब बच गया 6, ठीक है, 10⁻−1, तो ये हो गया 10⁻−20, और ये 10⁻20 कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये 6 से ये 6 कट गया, तो बचा कितना, 1.6, कितना एम्पियर हो गया, ठीक है। एम्पियर क्या भाई, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। आगे हम लोग करंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, तो एम्पियर एसआई यूनिट होता है, वो सब हम आपको बता देंगे। ये आपका मेन मुझे यहाँ पे ये बताना था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन फार्मूला एक तो Q = IT होता है, एक फार्मूला ये पता होना चाहिए, और एक होता है Q = Ne, जो मैंने आपको बता दिया। अब ये दोनों फार्मूला को यूज करते हुए आपको आंसर लाना होगा, यानी इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। समझ में आया, यानी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया था, ये एक वायर है, इससे मान के चलिए 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, और इस 50 इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में 30 सेकंड का समय लगती है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि इससे कितना करंट फ्लो करेगी भाई, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है 30 सेकंड तक, तो कितना करंट फ्लो करेगी भाई। तो Q = होता है Ne, Q = होता है IT = Ne, ये फॉर्मूला हम लोग I निकाल लेंगे, Ne/T। N कितना दिया है भाई, 50 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10⁻−, टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्या है भाई, करंट, यानी इतना एम्पियर आपका करंट फ्लो करेगा इस वायर से, ठीक है।
तो अब आपका जो है चार्ज से रिलेटेड मैंने पूरा कंसेप्ट आपको कंप्लीट कर दिया। समय एक चार्ज के क्लास के लिए 1 दिन का पूरा समय देना ही पड़ता, ठीक है ना, उसके बिना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम आपको समय देना भी पॉसिबल। अब देखिए कल का टारगेट क्या मैं बता देता हूँ। देखिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो मैं कल आपको बताऊंगा विद्युत वैभव के बारे में, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, यानी कि इसी को आप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इसी को आप बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। और विद्युत यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स पूछता है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए एग्जामिनेशन में, आपको आपने देखा भी होगा। आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक तो अभी हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। एक क्लास में पूरा हम लोग इसको समझेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर के कंसेप्ट को, और उसमें पूरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तो चलिए इस क्लास का वाइंड अप करते हैं, पार्ट 3 में मिलेंगे। बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए भी हैं। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।